ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की। संसद भवन परिसर में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शुक्रवार को संसद के प्रति जन सामान्य की समझ बढ़ाने और मतदान के बाद भी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों पर विमर्श हुआ। संसदीय लोकतंत्र के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा संसदीय कार्यकलापों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए परस्पर संवाद एवं आकर्षक साधन विकसित करना भी एक अहम मुद्दा है। चुनावों के बीच संसदों द्वारा नागरिकों के साथ संयोजन की नवाचारी विधियां और संसद सदस्यों और संसदीय कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी विमर्श किया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर भी एक पूर्ण विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। जाहिर तौर पे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस समय स्टूडियो में है। रामनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद जी से। केवी प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल जी। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुशील जी, शुरुआत मैं आप ही से करूंगा क्योंकि राष्ट्रमंडल देशों का जो सम्मेलन हो रहा है, बात की जाए अगर P20 की, G20 की और अब राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन की, मैं अंतरराष्ट्रीय जो संसदीय कूटनीति है, जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है, उस लिहाज से इस सम्मेलन को आप कैसे देखते हैं? ये जो सम्मेलन हो रहा है भारत में, चौथा सम्मेलन है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया, ये दिखाता है कि इसका उद्देश्य, अगर हम समझें, इसका उद्देश्य मेरे ख्याल से ये है, जाके उसका वो भी इसमें दिया हुआ है उन्होंने, कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को किस तरह से हम सब आगे सब देशों में फैलाएं और उसके बारे में जो मिस्ट्री है उसको खत्म करी जाए। सबसे बड़ा उद्देश्य उनका ये है, ताकि पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया जा सके, ये उसका उद्देश्य है। और भारत हमेशा इसमें, जैसा कि हिस्ट्री बताती है, कि भारत ने हमेशा इसमें बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी सारा इन बातों का उल्लेख किया कि भारत में जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जब वेदास में असेंबलीज उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से असेंबली होती थी, किस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से, सब लोकतांत्रिक तरीके से सब मिल बैठ करके अपनी समस्याओं को सुलझाते थे, या आगे का जो रास्ता है वो बनाया जाता था। तो भारत में ये जो लोकतंत्र है वो जो है अभी का नहीं है। कुछ देश कहते हैं कि भाई हम ज्यादा ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, ये वगैरह बोलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं वहां पर क्या हालात है। भारत एक एग्जाम्पल है दुनिया में जहां डेमोक्रेसी की, जब से 1947 में हम जैसे कॉलोनी ये हम आजाद हुए, उसके बाद में किस तरीके से डेमोक्रेसी वहां फली फूली है, डिस्पाइट कि लोगों को बहुत डाउट थे जब हम मुझ में इंडिपेंडेंट हुए कि भाई भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, विकासशील देश है, इसमें पता नहीं डेमोक्रेसी चलेगी नहीं पड़ी, इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी इतनी है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग इनके रिक्वायरमेंट है। लेकिन भारत ने, डेमोक्रेसी ने, जो लोकतंत्र ने जिस तरह से वहां काम किया है भारत में, बार बार हमारे यहाँ सरकारें भी बहुत बदली हैं, डिफरेंट पार्टीज आई, कभी किसी तरह का कोई उसका डिस्प्यूट नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि लोकतंत्र अगर रहेगा तो आपकी प्रोग्रेस में असर पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से हम भारत के स्पीकर्स एक्सलेंसी फ्रांसिस स्कार्प लेंगे जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव, अपने ज्ञान और किस तरीके से उन्होंने कनाडा में सुरक्षा व्यवस्था, अच्छे वातावरण, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव रहा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। एक्सलेंसी, अब हम कार्यशाला के विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा बताया गया कि कार्यशाला
2 सत्रों में हम पहले की तरह आयोजित करेंगे। जो हमारा एजेंडा नंबर 3 है, विषय नंबर 3, उस कार्यशाला में ए से एम के अक्षरों वाले देश वो ग्रुप ए में है, जबकि एन से जेड अक्षर शुरू होने वाले ग्रुप बी में होंगे। एजेंडा विषय 4 पर कार्यशाला सत्र में इस व्यवस्था को बदल दिया है, जिसमें एन से जेड तक के देश के ग्रुप ए में चले जाएंगे और ए से एम के अक्षर शुरू वाले ग्रुप बी में चले जाएंगे। ग्रुप ए में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हम ये कार्यशाला आयोजित होगी और ग्रुप 2 बी में राज्यसभा के में चालू ये सत्र होगा। मैं लाइजन अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वह सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों को लेकर जाए। हमारे सामने वाले कोर्टयार्ड में और राइट साइड के कोर्टयार्ड में चाय का इंतजाम रखा गया है। अभी 11-12 समय हो चुका है। हम 11:45 पर वापस अपने अपने राज्यसभा और प्रिंसेस चैम्बर में हमारी कार्यशाला को शुरू करेंगे। आपने जो अमूल्य विचार रखे उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जी, जाहिर तौर पर राष्ट्रमंडल देशों का जो सम्मेलन इस समय संसद भवन परिसर के संविधान सदन में चल रहा है, उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो लोकतंत्र और जन भागीदारी से जुड़े हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को कैसे मजबूत किया जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए, ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया के जरिए जो आम नागरिकों को तक कैसे कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए और कैसे समाज या राष्ट्र के निर्माण में संसदीय व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और उसमें अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्रमंडल देशों के इस सम्मेलन के समक्ष। जाहिर तौर पे जो राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन है उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोकतंत्र, भारत की विकास यात्रा जो रही है उसके बारे में संबोधित किया और वैश्विक स्तर पर जो संदेश दिया उसके खास मायने हैं। आइए सुनते हैं गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए क्या कुछ खास कहा। In a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today. Friends, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में
भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन के जरिए जो संदेश वैश्विक स्तर पर दिया कि जो भारत की 7 दशकों से अधिक की जो संसदीय यात्रा है, जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके जरिए भारत ने कैसे जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, कैसे समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसकी चिंता सरकारें करती हैं और योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं। एक बड़ा मुद्दा है लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि जन भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और भारत में हुआ है। केवी प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। केवी प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि जन भागीदारी और लोकतंत्र, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? यह माना जाता है और भारत इसका उदाहरण है कि जो जन भागीदारी है उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। भारत ने विकास उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चलते हुए किया है। इसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, बहुत जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे पहली बात है, जन भागीदारी के बगैर जनतंत्र नहीं चलेगा। और जन भागीदारी सिर्फ, जैसे कि इस सम्मेलन में भी बात हो रही है कि जन भागीदारी सिर्फ वोटिंग प्रक्रिया से पूरी नहीं हो जाती। वोटिंग महज एक रास्ता है। मतलब जब आप चुनाव में अपना मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं, वहीं उसके बाद जनता का जो उस पे दायित्व खत्म नहीं हो जाता। हमने जन प्रतिनिधि को चुना है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं जो संसद में या अलग अलग जो हमारे असेंबलीज हैं उसमें बैठते हैं, हमारी आवाज बन के वो उतरते हैं। तो वो हमारे वहां पे जो, उसलिए ये बहुत जरूरी है कि जनता का लगातार जो, इसलिए इस सम्मेलन में एक विशेष ये रखा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डज नॉट स्टॉप एट वोटिंग। मतलब आपने वोट किया, 5 साल के लिए निश्चिंत हो गए वे, चलो जिसको चुना है वो चलाते रहेंगे। इसमें बहुत जरूरी है कि लगातार आप मतलब जनता का हर जनप्रतिनिधि के साथ जुड़ाव रखें
अपनी समस्या के अवगत कराएं, साथ ही साथ सुझाव भी दें कि देश में जो विभिन्न समस्या हैं उसके लिए अगर कोई दृष्टिकोण है जिसके लिए आप जाके अपनी बात रख सकते हैं। हमारे विचार जो है वो जनता के विचार, हम लोगों के विचार, क्योंकि जनता के बीच से ही हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं। समस्या के अलावा जो कई समाधान हो सकता है, हम कोई राय दें उसमें से कोई रास्ता निकले, तो ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने वोट डाला और 5 साल बैठ गए। कि लगातार जनता के साथ संपर्क सांसदों का तो रहता ही है, लेकिन जनता की तरफ से भी ये कोशिश है। और आज के तारीख के संदर्भ में ये बहुत आसान हो गया है विनोद जी, अगर आप देखें तो जी। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से हम सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, पूरे समाज में हम जानते हैं व्यापक इसमें प्रयोग होता है, तो इससे जनता की आवाज सांसदों तक या अपने चुने हुए जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे असेंबली में हो चाहे म्यूनिसिपैलिटी में हो, उन तक पहुंचाने में बहुत आसानी हो गई पहले के बतौर। जी, जाहिर तौर पर केवी प्रसाद जी, तमाम पहलू हैं ऐसे राष्ट्रमंडल देशों का जो सम्मेलन संविधान सदन में हो रहा है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है, विभिन्न पहलुओं पर आपसी सहमति के साथ कैसे वैश्विक स्तर पर जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सकता है, समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका कल्याण कैसे हो, जनभागीदारी कैसे हो, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। रामनारायण जी, जो राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन हो रहा है, आप उसे कवर कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं जब जनभागीदारी लोकतांत्रिक जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है और भारत उसका नेतृत्व कर रहा है, भारत दुनिया को संदेश दे रहा है, कैसे देखते हैं आप भारत की भूमिका को? देखिए, भारत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, और जन भागीदारी के जितने भी पहलू आते हैं, जितने भी आयाम हैं, उन सब में उसकी सक्रिय भागीदारी लंबे समय से रही है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद तो और बढ़ी है वो। इसलिए भारत की भागीदारी को लेकर के पूरी दुनिया में एक नया उत्साह रहता है कि भारत से हम क्या लेते हैं। बहुत बड़े बड़े विचारक रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने भारत से सीखा है। बड़े साइंटिस्टों ने यहाँ से वेदों से बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं, विचारकों ने यहाँ की जो वेद पुराण है उनसे, बड़ी मनीषियों से मिल कर के हासिल की चीज़ें। तो भारत की प्रज्ञा जो बहुत मजबूत रही है। और जहाँ तक मानववाद की बात है, हर व्यक्ति के प्रति वसुधैव कौटुंबिकम की जो हमारी नीति रही है, वो एक तरह से लोकतंत्र की और संसदीय व्यवस्था की मूल में है। ऐसे में जब भारत में ऐसी कोई पहल होती है बड़ी, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए पूरी दुनिया को संदेश देने वाली हो, तो उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। खासकर जन भागीदारी का जहाँ तक सवाल है, तो जन भागीदारी के बिना तो लोकतंत्र चलता ही नहीं। लोकतंत्र का पहला अक्षर ही लोक है, जन है, तो जनता का ही तंत्र है, जनता ही तय करती है। वह अलग बात है कि उसके प्रतिनिधि चुने हुए कई बार उसकी इच्छाएं अपेक्षाओं से हट जाते हैं, तो उनको बदल दिया जाता है समय पर। ये हमारे संविधान में इसकी व्यापक व्यवस्था है और दुनिया भर में इसकी व्यवस्था है। तो जन भागीदारी जैसे जैसे बढ़ेगी किसी भी संस्था में, तो वो संस्था उतनी ज़्यादा परिपक्व और उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती है और उसके परिणाम भी उतने ही सुखद मिलने लगते हैं। डेमोक्रेसी सिस्टम ऐसा है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने, अपने अधिकार लेने, अपने कर्तव्य करने, सबका पूरा एक मौका मिलता है जी। और जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत ने दिखाया है यहाँ पर कि बड़ा स्मूथ तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है। चुनाव होते हैं, जो हार जाता है, पहले कुछ भी हो लेकिन हारते ही वो कुर्सी छोड़ देता है, दूसरी रास्ता दे देता है, विचार कुछ भी रहे हों। लेकिन दुनिया के कई देशों में अभी भी होता है कि सत्ता बदलती है, लोग सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। बड़ी महाशक्तियों में देखा है कि वो इस तरह के हंगामे करने लगते हैं कि लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लोकतंत्र के अमल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत इससे एकदम अलग रहा है, क्योंकि भारत की जन भागीदारी है जो जनता के अंदर मूल में है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं। उन्हीं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वजह से हमारा लोकतंत्र आज इतना मजबूत हुआ है। भले ही हमारी परंपराएं संसद नहीं चलाती हों, हमारे एक नियम अपनी प्रक्रिया है वो चलाती हों, लेकिन उनके मूल में हमारी पुरानी परंपराएं, हमारी पुरानी संस्कृति है। इसी वजह से न केवल जन भागीदारी मजबूत होती है बल्कि डेमोक्रेसी लगातार मजबूत हो रही है। इसको हमने पिछले 75 साल में देखा है जी। जाहिर तौर पर और वैश्विक मंच पर भी प्रधानमंत्री जी ने हर बार इस बात को कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और ये कहने को सिर्फ नहीं है, भारत ने सदियों से ये करके दिखाया है। चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो या बात नगर निगम की हो, राज्य विधानसभाओं की हो या संसदीय प्रक्रिया की हो, कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए जन भागीदारी के कार्य
किए जा सकते हैं। सुशील कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की बात की जाए, जो संसदीय कूटनीति है उसकी बात की जाए, और ऐसे में जो भारत का नेतृत्व है इसके खास मायने होते हैं। यह मैं मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बात G20 और P20 के बाद राष्ट्रमंडल देशों के जो स्पीकर्स हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनका जो सम्मेलन है उसमें भारत का जो नेतृत्व है उसको आप कैसे देखते हैं? लोकतांत्रिक दृष्टि से वैश्विक संसदीय जो प्रक्रिया है, जो पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है, उस दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत जैसा कि सब अभी स्पीकर्स ने ही बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि भारत जो है डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर हम कहें तो उसका बहुत बड़ा शुरू से भारत में ऐतिहासिक अगर हम उदाहरण दें तो उससे जड़ें बहुत हमारे यहाँ मजबूत हैं, और भारत जो है हमेशा इसके लिए कमिटेड है। और हम जो है केवल कहते नहीं है, एक्चुअली करते भी हैं, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट है, जो सिस्टम है, वो जो पार्लियामेंट हाउस राधा कहने का चाहिए, सेक्रेटेरिएट है, वो कोर्सेज कंडक्ट करता है ताकि डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं वो और देशों में भी बढ़े। और इसके साथ साथ जब आप एजेंडा को देख रहे हैं, इस बार के जो एजेंडा है उसमें आई थिंक सबसे बड़ी बात इस बात के एजेंडा, बार बार मैं जा रहा हूं उसके ऊपर, कि भारत ने हमेशा इस बात का हामी रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो नए बदलाव आ रहे हैं, उनको भी हम अपनाना चाहिए पार्लियामेंट में। और भारत जो है जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन होती हैं, यूपीआई हो या एआई हो, कोई भी चीज हो, उसमें डेवलप करने में सबसे आगे है और उसको शेयर करने में सबसे आगे है। हम उसको पेटेंट नहीं करा के उसके पैसे नहीं चार्ज करते हैं, हम उसको शेयर करते हैं। और G20 की जैसे आपने बात की, भारत ने पहला एक देश था, होस्ट कंट्री था G20 का, जिसने डेमोक्रेसी को इंटरनेशनल लेवल पर भी लाया, क्योंकि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज थे, 125 देश थे, उनकी मीटिंग बुलाई और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उसको उन्होंने समझा और उसको G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें उसको प्रेजेंट किया और उस एजेंडा जो उसका डिक्लेरेशन था उसमें उनको इंक्लूड किया। पहली बार, नहीं तो हर बार आपस में मिलकर 20 देश मिलकर के अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि दुनिया को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। लेकिन ग्लोबल साउथ, जिनकी कोई वॉइस नहीं थी क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है उसमें, उनकी समस्याओं को सामने लाया। और यही कोशिश भारत जो है यूएन में भी कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कोशिश कर रहा है कि बराबर, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूएन है, 1951, हम जानते हैं कि इतना पुराना, 1945 में इसको बनाया गया था, जबकि 50-51 देश उस वक्त खाली थे। अब 200 से ऊपर मेंबर है, लेकिन जो मेंबर, उसके जो इंस्टीट्यूशन है अभी तक उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, उन्हीं 5-7 कंट्री उनको कंट्रोल में है। क्योंकि लेकिन अगर हमें और हमें दिख भी रहा है, जो भारत बराबर कह रहा है कि अगर हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेलिवेंट रखना है तो इसको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, जो आज की रियलिटी है उनको मानना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि ना मानने का, हमारी बात का क्या नतीजा हो रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अब साइडलाइन होते जा रहे हैं, देश अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना है तो ये बहुत जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटाइज किया जाए और जो दूसरे देश हैं उनको उनकी आवाज दी जाए। ये मैं कंटिन्यूएशन बता रहा हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, कि भारत केवल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ग्राउंड जो बिल्कुल नीचे लेवल पे नहीं, जैसा अपने निगम के लेवल पे, पंचायत लेवल पे नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, जो कि और कोई देश इस तरह का नहीं कर रहा है। क्योंकि हम रियलाइज करते हैं भारत में कि ये डेमोक्रेटाइजेशन सारे इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे प्रोग्रेस करें, इसको कैसे और लोगों का इन्वॉल्वमेंट करें, यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी हम डेमोक्रेसी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ा सकते हैं या देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए कोशिश के लिए जो उनकी ट्रेंड है, डिजिटल है या एआई का यूज है, उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, ताकि जो यंगर जनरेशन है, 18 साल के उम्र के बच्चे जो हैं, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑफकोर्स वो वोटिंग करते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यूअस कैसे करा जाए, वो उस पर हमें विचार करना जरूरी है। और वो भारत
जो भारत की जो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट इन्होंने रखा है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेशन बियॉन्ड वोट, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि खाली वोट दे करके जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती है। उनके जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और वो क्या उनका जो क्षेत्र, जो उनकी जिम्मेवारी है क्षेत्र की, उसके लिए कितना काम कर रहे हैं, वो वोटर ही उसके लिए उसको उनको रास्ते पर, सही रास्ते पर रख सकते हैं। क्योंकि उनको जब तक उनको पता नहीं होगा तब तक वो सवाल नहीं पैदा कर सकते, पूछ सकते उन लोगों से। तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट जो है उनका बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। और एक और मैं बात कहूं कि जिस तरह से ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 4 मेन एरिया है, उसमें भी हमें डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक अलग अलग देश को अलग टॉपिक की लीडरशिप दी गई जी। जैसे मलेशिया एआई को कर रहे हैं, और दूसरे देश उनको अलग अलग देश, नाइजीरिया पार्टिसिपेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो वहां भी डेमोक्रेटाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट किया गया इस सीपॉक में। जी बिल्कुल। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना, यह हमने देखा G20 P20 के दौरान, और भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को लोकतांत्रिक संसदीय दृष्टि से जो बल दिया, और उसके सकारात्मक परिणाम भी विश्व ने देखे। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। केवी प्रसाद जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जी बिल्कुल सही है। ये देखिए, पीठासीन अधिकारी के पास पूरे अधिकार हैं, जैसे कि सदन का बनाए रखना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, कौन से मुद्दे पे कितनी बहस हो, चर्चा सार्थक हो और प्रासंगिक हो। ये जब एक बारी सदन में ये तय हो जाता है, जैसे हम भारत में जानते हैं, हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर लेती है कि कौन से मुद्दों पे बहस होगी, कितने घंटे में बहस चलेगी। एक नियोजित तरीके से बहस होनी चाहिए, और सारे सांसदों को उसमें भागीदारी का अधिकार मिलता है। सारे मतलब जो भी हमारे यहाँ, जो कि दल की राजनीति है, तो जो हमारे दल हैं, विभिन्न दलों में जो है वो समय तय किया जाता है, उसके तहत बातचीत हो। उसके बाद भी अतिरिक्त भी पीठासीन अधिकारी अक्सर देखते हैं हम लोग कि समय देते हैं, समय लंबा खिंच जाए डिबेट चाहे, और विचार जो है वो आए। खासकर जो भी समाधान है, जो भी समस्या है, वो इतना गंभीर है, उसके ऊपर कितनी बहस होनी चाहिए। पिछले दिनों में भी हमने अपने संसद में इस तरह के कई सारे किस्से देखे। तो पीठासीन अधिकारी, जैसे कहते हैं, एक निष्पक्ष होके सदन को चलाते हैं, और सदन की गरिमा बना रखने में उनका बहुत अहम भूमिका रहती है। और जैसे मेरे साथ जो साथी बैठे हैं और वक्ता भी अपनी बात रख रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसे कहते हैं, हम हमारे 75 साल पूरे होने को आ रहे हैं। 1952 से अगर हम देखें, जब हमारे संसद की रचना हुई थी, तब से लेके अब तक कई सारे पहलू है, कई सारे आयाम है जो जोड़ते जा रहे हैं, और उसमें नई नई उपलब्धियां हमने जोड़ी हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे मंच में, जाकि कॉमनवेल्थ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और स्पीकर्स का जब सम्मेलन है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर भी आपस में बातचीत होती है, चाहे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो और इनफॉर्मल डिस्कशंस में भी एक दूसरे से सीख मिलती है, और उसको ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और सुदृढ़ बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए चर्चा होती है। जी जी बिल्कुल। रामनारायण जी, अगर इस मुद्दे को मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि मुद्दा एक बहुत व्यापक मुद्दा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका एक बड़ा विषय है, क्योंकि आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जन विश्वास एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आया है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, जितने भी विधायिका या संसदीय प्रक्रियाओं में जो अध्यक्ष होते हैं, सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, उन्हीं का दायरा सीमित होता है। वो अपने विधानमंडल, संसदीय मंडल से बाहर आप एक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके जरिए ही वह संदेश दे सकते हैं कि संस्थाओं को कितना डेमोक्रेटिक रूप से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो वो अपनी उन सीमित भूमिका में, उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है कि पूरे देश के, पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि, उनके जरिए वह उन चीज़ों को नीचे तक लागू कर सकते हैं। तो जब संसद हो या विधानसभा हो, जब उसकी बैठक होती है, तो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो सबको सुनता है, सबकी बातें रखी जाती हैं, और
विभिन्न क्षेत्रों में कहाँ क्या है, कौन सी संस्थाओं पर चर्चा हो रही है, किन संस्थाओं की भूमिका क्या है, किन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, किन का सदुपयोग हो रहा है, तो उसको उस चर्चा के माध्यम से वो सुधारात्मक रूप देता है और कोशिश करता है कि इस संसद से, इस विधायिका से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, जिससे हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक जो हमारी संस्थाएं हैं वो और ज़्यादा मजबूत हों और जन भागीदारी और ज़्यादा बढ़े। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जनप्रतिनिधि कितने ज़्यादा सक्रिय रूप से जनता के मुद्दों को सदन में उठाते हैं। इसलिए हमने देखा है पिछले एक दशक में हमारी लोकसभा में जी जो सवाल पूछे गए, 0 आवर का समय बढ़ाया गया है क्योंकि जनता के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। बहुत सारी जगह हमने बार देखा है कि जब संसद बाधित होती है, कई दिनों संसद नहीं चल पाती है, तब लोकसभा अध्यक्ष एक काम करते हैं कि वो किसी न किसी दिन पूरा समय शून्यकाल को देते हैं ताकि जनता की जो भागीदारी है जनप्रतिनिधि के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और जन भागीदारी बढ़ाने का यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है जो कोई भी पीठासीन अधिकारी अपनी पीठ से उसको आगे बढ़ाता है। जी, जाहिर तौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो कहीं ना कहीं संसद में जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुशील कुमार जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं इस मुद्दे को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना, ये मुद्दा आप क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि आज जो वैश्विक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं दुनिया के सामने, उसमें एक चुनौती ये भी उभर के सामने आ रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास की कमी होना। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न ये किया है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी जनरल, वो अंडर अटैक है इस वक्त ग्लोबली। क्योंकि जो कुछ देश हैं जो कि डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा हिमायती थे, वो ही उनको जो है उस बात को फॉलो करने की तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनके जो उद्देश्य हैं वो उससे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो जिस तरह से वो करना चाहते हैं। तो उसको अपना उन्होंने एक तरफ कर दिया है। उन्होंने अपने कहा कि बस नहीं, मेरे पास, मैं बन गया हूं सो, तो मेरे पास ही पावर है, मुझे जो है जो पार्लियामेंट की जो है स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तो वो कुछ देश जो, जैसे मैंने कहा कि बहुत हिमायती देश थे डेमोक्रेसी के, वो इस वक्त अपने रास्ते से भटक गए हैं। तो इस वक्त भारत जैसे देश जो कि डेमोक्रेसी के इतने बड़े हिमायती हैं, इतने पुराने हम डेमोक्रेसी इंडिया में है, तो उनको एग्जाम्पल बन करके आना है। और भारत पूरी तरह से अपनी ये भूमिका निभा रहा है। और उसके लिए हमारा, जैसा कि अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रोल के बारे में बातचीत हो रही थी, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी हैं, वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पूरी तरह से मौका दें, क्योंकि वो जनता की बातों को रख रहे हैं अला करके, क्योंकि आम जनता तो सीधी नहीं आ सकती, तो उनके मीडियम के थ्रू वो अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर उनको पूरी तरह से अवसर नहीं देगा, उनके साथ में सही बर्ताव नहीं होगा, तो लोगों का विश्वास उससे उठना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसमें पीठासीन अधिकारियों का जो रोल है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि ज्यादा बोलते तो नहीं है वो ज्यादा, लेकिन उनको रूलिंग बहुत देनी पड़ती है, लोगों को तरीके से उनको सबको मौका देने का अवसर देना पड़ता है, ताकि वो बात अपनी रख सके। और भारत इस वक्त, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त इस हालात में, ग्लोबल जो चल रही है हालात जो हैं, जहां पर की डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट है, जिसको बोल रहे हैं इसको, उसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त निभा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, और भारत में ये संसदीय प्रक्रिया किस तरह से चल रही है उसका एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पब्लिश ओपन जो है उसका टीवी ब्रॉडकास्ट होता है, जो लोग उसको देख पाते हैं कि किस तरीके से वो चल रहा है, ताकि उससे और देश भी सीख रहे हैं। हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहां भी हम जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो भारत पूरी तरह से इसमें अग्रणी रोल निभा रहा है, और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमें जितना हो सके, हमें सभी देशों को मिलकर, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, उन सबको ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करना है कि डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। नहीं तो जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ देशों में वहां समस्या खड़ी हो रही है।
जी। तो उन समस्याओं को ना अलाउ होने के दे, तो क्योंकि अगर आसपास के हमारे यहाँ कहीं और भी समस्या खड़ी होंगी तो हमारे ऊपर भी उसका सिक्योरिटी का दूसरी तरीके का असर पड़ेगा। तो इसलिए हमारा रोल, भारत का रोल या भारत जैसे लोगों का रोल, देशों का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डेमोक्रेसी की और भारत एक जीता जागता उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि डेमोक्रेसी के साथ साथ हमारे यहाँ हम जो है सबसे तेजी से गति से प्रोग्रेस करने वाले जीडीपी ग्रोथ रेट जो हमारी है वो अराउंड 8 फास्टेस्ट है, सबसे तेज है, 8% प्लस है हमारी जी। ग्रोथ रेट। तो जो कुछ देश ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के साथ साथ आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हमने उसको पूरी तरह से झुठला दिया है कि डेमोक्रेसी के साथ प्रोग्रेस सबसे ज्यादा तेज गति से हम कर सकते हैं। जो ऑटोक्रेसीज हैं, जो दूसरे देश हैं, वो लोग नहीं उस गति से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। भारत उस गति से प्रोग्रेस कर पा रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे यहाँ हो रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 250 मिलियन लोगों को हमने पॉवर्टी से निकाला है। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज भारत में होती है कि 980 मिलियन लोग जो है, 98 करोड़ वोटर हमारे देश में उन्होंने पार्टिसिपेट किया 2024 में, और 24 घंटे के अंदर हमने रिजल्ट्स भी निकाल के दिखाए। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल डेमोक्रेसी इन एक्शन मेरे विचार से कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। और हम बराबर उसको दिखा रहे हैं, हमारे स्टेट के भी इलेक्शंस होते हैं उसमें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ वोटर्स को पार्टिसिपेशन करना अलाउड होता है और उसमें किसी को कोई समस्या नहीं खड़ी होने पाती है। अपना पूरी तरह से जो जनतांत्रिक अधिकार है उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सरकारें वहां बदलती भी रहती है भारत। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने संबोधन में उल्लेख किया कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में लोकतंत्र जो मजबूत हुआ है, इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ कैसे विकास किया जा सकता है, यह भारत ने करके दिखाया है, चाहे बात गरीबी की हो या अर्थव्यवस्था की हो। आज कई उदाहरण दुनिया के सामने हैं। केवी प्रसाद जी, इस मुद्दे पे मैं आपसे भी चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना बात केवल भारत की नहीं है। भारत ने पिछले 7 दशक से अधिक समय से यह दुनिया को दिखाया है कि संसदीय लोकतंत्र के जरिए कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर राष्ट्रमंडल देशों का जब सम्मेलन हो रहा है, तब ऐसे में यह मुद्दा लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास को मजबूत करना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि सुशील जी भी कह रहे थे, दुनिया में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है अलग अलग राष्ट्रों में, खासकर एक सबसे बड़ा राष्ट्र जहां पे डेमोक्रेसी के जो पूरी दुनिया को मिसाल बनाते थे कि हमारे यहाँ देखिए, उनके यहाँ जो समस्या उथल पुथल हो रही है वो इस वक्त जग जाहिर है और उसके ऊपर बहुत लोग ध्यान से देख रहे हैं। ऐसे में भारत इतना बड़ा विशाल देश, इतने सारे जनता, जैसे हम अभी बात हुई 98 करोड़ लोगों ने जाके भागीदारी दिखाई अपनी और आस्था जताया ये पूरी प्रक्रिया में। और यही हमारे लोकतंत्र की एक मजबूती है कि इतने सारे लोग, और जनता क्यों आती है, वोट के जब टर्नआउट दिखता है उससे यह है कि जनता को इस पूरे प्रक्रिया पे विश्वास है और वो समस्या समाधान जो भी निकल रहे हैं हमारे संसद के द्वारा और अलग अलग हमारे असेंबलीज के द्वारा, उस पर जनता अपनी आस्था जताती है प्रक्रिया पे। चाहे पार्टी अगर या कोई विशेष दल के विरुद्ध वोट डाल सकते हैं क्योंकि उनसे खुश नहीं है, लेकिन प्रक्रिया वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस प्रक्रिया पे आस्था लगातार जताते आए हैं पिछले कई 75 सालों से। अगर देखें, चाहे लोकसभा हो चाहे हमारे विधानसभा के वोट्स पे है। इस वक्त ये जन भागीदारी का एक और चीज है जो हमने कहीं देखा है और भारत ने भारतीय पार्लियामेंट में, अभी जैसे रामनारायण जी बात कर रहे थे, 0 आवर, एक्चुअली अगर आप देखें ये भारत की एक तरह से इनोवेशन है भारतीय पार्लियामेंट की जी। अगर आप कहीं भी रूल किताब में देखें 0 आवर कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो ये शून्यकाल का जो आविष्कार जिसे कहे कहीं एक तरह से, वो भारतीय पार्लियामेंट ने ही किया था। वो इसलिए कि अगर आप सबको सूचीबद्ध है, लिस्ट ऑफ बिजनेस तय हो गया है, शेड्यूल क्या डिस्कशन होगा पूरा तय हो गया, लेकिन जनता के साथ जुड़े हुए समस्या आकस्मिक जो चीजें उठ के आती है उसके ऊपर सदन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षण करना ये जनता के प्रतिनिधि का दायित्व बन जाता है। और ऐसे में शून्यकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। वो इसलिए शुरू हुआ था कि 11 से 12 क्वेश्चन आवर तय है
प्रश्नकाल 12 बजे 0 के नाम पे, वो 1 घंटा जरूरी नहीं अलॉट करे, वो 0 काल की तरह से एक इनोवेटिव तरीका निकाला। और ये प्रक्रिया और अन्य मेरे ख्याल से सांसदों में भी, संसदों में शायद इस तरह की प्रक्रिया मेरे तो ध्यान में नहीं है। ये भारत की एक इनोवेशन है। साथ ही साथ आप देखें, सबसे बड़ा मुद्दा जो देखते हैं और भारतीय पार्लियामेंट में पिछले कुछ सालों से जो हम और आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जनता को जोड़ने की जो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो इंटर्नशिप के जरिए खासकर युवा को साथ जोड़ते हैं। जो युवा लोग जाके संसद में प्रक्रिया समझते हैं, और आप कई सारे सोशल मीडिया में युवा लिखते हैं कि हमने इंटर्नशिप किया पार्लियामेंट में, भारत के संसद में तमाम सारे चीजें सीखी, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग सीखा, ये सीखा, तो कई सारी चीजें, तो उनका जिज्ञासा भी बढ़ती है, प्रक्रिया भी समझ आती है, क्योंकि पार्लियामेंट में बिना प्रक्रिया के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। और पार्लियामेंट, मेरा अपना व्यक्तिगत, आप भी जानते हैं, मानना है, यहाँ पे राजनीति भी होती है, लेकिन राजनीति के और पॉलिसी के पर भी तय होता है, लेकिन प्रक्रिया के तहत। तो ये सब बहुत जरूरी है, और इसमें जो हमारी आस्था है वो हमेशा हम जताते आए हैं। जी, जाहिर तौर पे संसदीय लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन रामनारायण जी, संसदीय लोकतंत्र के बारे में जनता को शिक्षित करने तथा संसदीय क्रियाकलाप एवं प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए परस्पर संवाद और विकसित करना एक बड़ा मुद्दा है। इस सम्मेलन के सामने भी, समक्ष भी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब हम नए उस युग में हैं जहां तकनीक बहुत तेजी से लोगों के जीवन व्यवहार पर असर डाल रही है। सोशल मीडिया और एआई जो आया है, उसने पूरी दुनिया को बदला है। हमारी चीज़ें जो बहुत धीमी थी, बहुत फास्ट हो गई हैं, हमारी पहुंच बहुत व्यापक हो गई है, और संवाद भी इससे बहुत बेहतर हुआ है, बशर्ते कि इसका दुरुपयोग न किया जाए। हर चीज़ का सदुपयोग हमेशा लाभकारी होता है। तो जो नए टूल्स आए, इस सम्मेलन में जो चर्चा हो रही है, वो सोशल मीडिया की भागीदारी, उनके नवाचारों पर, एआई के नवाचारों पर हो रही है कि उनके जरिए कैसे हम संसदीय जो प्रणालियों को मजबूत बनाने के साथ जन भागीदारी को बढ़ाएं और लोगों की सहभागिता को और ज़्यादा हिस्सा दें संसदीय प्रक्रियाओं में, संसदीय जो बैठकें होती उनमें, और संसदीय संवाद में। तो इस तरह की जो स्थितियां जो अब बन रही हैं, और पूरे जो राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में चर्चा हुई है, हमें तो आगे चलकर आईपीयू भी इस बारे में कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए, ये तो एक छोटा सा बड़ा फोरम है, आईपीयू तो पूरा विशाल फोरम हो जाता है, उसमें जाकर के हम और ज़्यादा चीज़ों को मजबूती से रख सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में एक आती है, वो होती है नेतृत्व। किस देश में नेतृत्व किसके पास में है, वो कितना डेमोक्रेटिक है, तो वो उन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक स्पेशल एफर्ट्स करते हैं। हमने देखा है, चूँकि भारत में अभी जो बात कर रहे थे सुशील जी और प्रसाद जी, कि एक बड़े लोकतंत्र के देशों में जो बड़ा करते थे वहाँ क्या हालात हैं, जबकि भारत में विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन लोकतंत्र को लेकर के कभी कोई किसी ने समझौता नहीं किया। 1975 में आपातकाल लगा, लेकिन 77 में चुनाव हुए और रिजल्ट आए तो सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी बाधा के हो गया। कहीं नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यूज डेमोक्रेटिक हैं। किसी व्यक्ति के अपने निजी आचरण से कोई समस्या आ सकती है, तो वही हम देखते हैं किसी व्यक्ति के जरिए हम चीज़ों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। भारत का नेतृत्व तो अभी जो है वो निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बढ़ाने वाला है, और इसका लाभ जो है पूरी दुनिया को मिल रहा है। और ये सम्मेलन जो है P20 के बाद जो कॉमनवेल्थ का सम्मेलन हो रहा है, वो और ज़्यादा संसदीय प्रक्रियाओं को, जन भागीदारी को, जन विश्वास को बढ़ाने वाला होगा। जी बिल्कुल सुशील जी, हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं में जन विश्वास की बात की, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, कार्यकलाप हैं, उनकी जानकारी के लिए एक साधन विकसित करना, और ऐसे में एआई टूल्स की बात की जाए या बात सोशल मीडिया की जाए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो संसदीय प्रक्रिया है और या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसकी जड़ें और कैसे गहरी करी जाए, तो उसके लिए जो है, जैसा कि अब सबसे जरूरी है कि जो यंगर जनरेशन है, यूथ है, वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो, पूरी तरह से इसको समझे, और इसको हम जैसे बोलते हैं डीमिस्टिफाई करना है कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है। तो उसके उस क्षेत्र में
एआई का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और इसी क्योंकि ये जो है जैसा कि हम अभी और भी देखते हैं कि हम मॉक चलती है, पार्लियामेंट बनती है, स्कूलों में उसका प्रचार किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से जो डिपार्टमेंट है पार्लियामेंट्री का, पार्लियामेंट में जो इसके लिए एक अलग से एक विंग है जो इसकी शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा संस्थान है वहां वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। अभी इंटर्नशिप के बारे में भी बात कर रहे थे कि जो है इंटर्न आते हैं यहाँ पे, वो देखते हैं, काम करते हैं, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है। वो डिमिस्टिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि लोग समझ सकें कि लोकतंत्र के ये पार्लियामेंट किस तरीके से या डेमोक्रेसी किस तरह से काम कर रही है। तो वो उसमें एआई टूल्स और सोशल मीडिया, इनका जो महत्व है वो मेरे ख्याल से हम इसको नकार नहीं सकते। और मैं बड़ी खुशी की बात है कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज, अब इसमें इसको एक जो पूरा सेशन इसके ऊपर डिबेट किया गया है कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल करा जाए ताकि इस डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की पहुंच है या उसकी समझ है लोगों में पहुंचे पूरी तरह से। तो इसका जो इस्तेमाल मेरे ख्याल से ज्यादा करना पड़ेगा हमें, ताकि यूथ हमारा अट्रैक्ट हो। यंगर जनरेशन को क्या हम उनको किताब देंगे या कुछ और देंगे तो वो इतना उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का इस्तेमाल होगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस को उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और वो अट्रैक्ट भी होंगे इसमें। और तभी हमारी जड़ें, जो डेमोक्रेसी की जड़ है वो और मजबूत होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली भविष्य यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन का है। वो जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, हम इसमें आगे से कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि जो है इसकी ये रिकॉग्नाइज किया गया है इस सेशन में, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसको बहुत महत्व दिया कि यंगर जनरेशन को इसमें हमें इन्वॉल्व करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी, जाहिर तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तथा विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेह सोशल मीडिया के ढांचे पर महत्व पर बल दिया है। केवी प्रसाद जी, अगर बात लोकतांत्रिक व्यवस्था की जाए और उसमें एआई और सोशल मीडिया की भूमिका, इसे आप कैसे देखते हैं? और पिछले कुछ अरसे में, अगर एक दशक की बात मैं करूं, तो भारत ने संसदीय प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के उपयोग के जरिए, एआई के उपयोग के जरिए जन भागीदारी को बढ़ाने का, जनता को जोड़ने का संसद से जो कार्य किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? जी, अगर आपको इसमें एक बहुत रुचि की बात ये देखिए, भारतीय संसद ने शुरुआत से ही ये कोशिश रही है कि जनता से कैसे जोड़ें। आपको एक विचार के तौर पे बताऊं, 1948 में एक सुझाव आया था, क्योंकि तब संसद में ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट का तो प्रावधान नहीं था। तो एक सुझाव ये आया था कि क्यों ना हम गेट के आगे लाउड स्पीकर लगा दें ताकि जनता सुने कि संसद के अंदर क्या बहस हो रही है। हालांकि वो बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उसके बाद रेडियो के ब्रॉडकास्ट शुरू हुए। फिर 1970 के दशक में टेलीकास्ट के ऊपर चर्चाएं हुई, और बाद में जाके सीमित तौर से उसे खोल के धीमे धीमे विस्तार किया गया, और आखिर में आज हम YouTube तक देख सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय संसद लगातार जुड़ती आई है। उसमें एआई और सोशल मीडिया जो है, पिछले 2-4 साल, पिछले एक दशक में सोशल मीडिया का काफी विस्तार हुआ है। और जैसे रामनारायण जी बात कर रहे थे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में पूरा एक चैप्टर मान के चलिए है कि एआई का कैसे इस्तेमाल किया जाए पार्लियामेंट में, और सोशल मीडिया का। और आपको सूचित करते हुए मैं ये बताऊं कि 2 साल पहले 3 साल में 2023 में मुझे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ने आमंत्रित किया था कि मैं डोमिनिका के नए सांसदों के साथ वार्तालाप करूं। मैं भारत से प्रतिनिधि था, एक साउथ अफ्रीका से थे, और एक ब्रिटिश के जर्नलिस्ट थे। हम तीनों ने सोशल मीडिया का उपयोग पार्लियामेंट में कैसे किया जाए, इसके ऊपर हमने उनसे चर्चा की। ये तो इससे बताता है कि संस्थाएं बिल्कुल इस पे तैयार हैं और चाहते हैं कि जो तमाम सारे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, वो इनका इस टेक्नोलॉजी की, जो विकसित टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करें। और हमने अपने स्पीकर साहब से 2 दिन पहले भी सुना था, कल भी बात हुई, और आज तो विस्तार से चर्चा हो रही है एआई का भारतीय संसद में किस तरह से प्रयोग हो रहा है और आगे कैसे होगा।
तो अभी तो है सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन मानव के थ्रू करवा रहे हैं हम लोग, लेकिन इसको आगे आगे कैसे एआई के जरिए तमाम सारी भाषाओं में, भारतीय 20-22 भाषाओं में इकट्ठे लगातार अनुवाद होता जाए। तो ये ऐसे विकास, इसमें कई आयाम है। अभी हम जैसे कहते हैं इतने फ्रंटियर्स हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी इसमें प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। स्पीकर महोदय ने यह भी कहा था कि आगे चल के ये होगा कि आधे घंटे के अंदर जिस सांसद ने भागीदारी की है किसी डिबेट में, उनको उसका पूरी कॉपी मिल जाए, जो कि इस वक्त लंबी प्रक्रिया है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हो रहा है, उसका किस तरह से, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसको सेफ्टी के साथ सेफ कितना हो, क्योंकि सुरक्षित हो। इसमें कोई इस तरह से, क्योंकि एआई के लिए हम सब जानते हैं इस वक्त काफी सारी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों के मन में आशंका है। तो वो कैसे इससे कैसे बचते हुए हम लोगों तक जुड़े। सुशील जी। रामनाथ जी, अगर एआई टूल्स की बात, सोशल मीडिया की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो संसद का जो नया भवन है, जो नया सदन है, उसमें भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन किया गया है, ताकि टेक्नोलॉजी के जरिए जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेहतर ढंग से काम कर सकें, जनता से कनेक्ट कर सकें, और आम जनता जो है उसकी भागीदारी भी लोकतंत्र और संसदीय जो व्यवस्था है उसमें बढ़ सके। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ? देखिए, हमारी संसद जब नए भवन में आई है तो पेपरलेस संसद हो गई। सभी सांसदों टेबल पर कंप्यूटर थे, सब पर टैबलेट थे, किसी पेपर की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ आपको एक बटन पर, एक क्लिक पर मिल रहा था आपको, चाहे डिबेट हो, चाहे आपको क्वेश्चन हो, चाहे आपको सरकार की रिपोर्ट्स हो, चाहे कमेटी की रिपोर्ट्स हो, हर चीज़ अवेलेबल किया गया। तो हमने जो नए आयाम जोड़े हैं डिजिटल के रूप में ला करके, वो पूरी दुनिया से अलग हैं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, लगातार इस तरह की चीज़ों को बढ़ाते हैं जिससे कि एआई, सोशल मीडिया, इन सब का उपयोग करके हम सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सकें और उनकी सहभागिता को और ज़्यादा बढ़ा सकें। अभी देखिए, हम लोगों ने बीच में कई भाषाओं में अनुवाद किए हैं। आप सांसद भी होते थे कि पहले नोटिस दो, वो दो, अब साइमल्टेनियसली उपलब्ध है जा करके। एआई को भी हम संसदीय भाषा सिखा रहे हैं। जैसे ही एआई आप संसदीय भाषा सीख लेगी तो हम बहुत जल्दी से उनका अनुवाद आपके डिजिटल रूप से भी आपके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर मिल जाएगा। तो ये काम इतनी तेज़ी से हम जो कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया का उपयोग जो कर रहे हैं, एआई का उपयोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इन जो नई संसद में हमारी भारत की जो भूमिका रही पीठासीन अधिकारियों की, वो काबिल तारीफ है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे अभी कि भारतीय संसद दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। खासकर आगे पर्यावरण का मुद्दा है, हमने पेपरलेस किया, छोटी पहल है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। पेपर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आगे चल करके हम यूथ को जोड़ने की बात आई है। हमने यूथ इस समय इतना ज़्यादा सक्रिय है, आप देखते हैं पड़ोस में बांग्लादेश में या नेपाल में जो हुआ, तो इसलिए हमको यूथ की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके लिए संसद की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, जाहिर तौर पे संसदीय लोकतंत्र में जन भागीदारी का जो मुद्दा है, जाहिर तौर पर राष्ट्रमंडल देशों के इस सम्मेलन में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, एआई की बात हो, या सोशल मीडिया की बात, या जन सुरक्षा की बात हो, जन भागीदारी की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें संसदीय व्यवस्था किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस पर चर्चा अलग अलग सत्रों में हो रही है। आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। राष्ट्रमंडल देशों के 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आईपीयू की प्रेसिडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल के अध्यक्षगण, माननीय संसद सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस गरिमा में अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सब के लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई
अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और